क्या हो गया? मतलब बहुत पैसा बना लिया, ईएमआई पूरी हो गई, हाँ, थोड़ा लेट हो गया है, थोड़ा जल्दी कर लेता, दैट इज़ फाइन। तो आज आपको रिग्रेट है कि ये 2002 में मुझे करना चाहिए था या रिग्रेट नहीं बोल सकते इसको। सो आप तो 18 इयर्स का सेम टाइप ऑफ बिजनेस कर सेम टाइम ऑफ जॉब कर रहे थे, Yes. तो इनिशियल इयर्स में आपको भी सेम प्रॉब्लम आई या आपके लिए स्मूथ जर्नी था? कोई भी बिजनेस में अगर आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं तो नॉर्मली अपना थंब रूल जाता है कि 1000 डेज आपको देने पड़ते हैं उसको। 5 इयर्स में 1700 करोड़। सुपर्ब। लोगों के साथ में कनेक्ट रहे हम इतने सालों से। क्या विजन है नेक्स्ट 10 इयर्स में, क्या करना है? इसमें नंबर्स का टारगेट नहीं रखा है। यू फोकस ऑन योर बिजनेस, व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट यू आर गुड एट। वी आर गुड एट मैनेजिंग योर मनी। अगर बिना एडवाइजर के कोई भी अगर डिसीजन ले रहा है इन्वेस्टर्स, तो हमेशा वो एक उत्तेजित होके लेते हैं। तो कैसे, मतलब एक टिपिकल एक क्लाइंट पिच क्या रहता है आप, और किस तरह से आप उसको कन्विंस करते हैं? स्वागत है आप सबका बिलियनर कोड सीरीज पावर्ड बाय निर्मल बांग। इसमें हम मिलते हैं चुनिंदा एमएफडी से जिन्होंने 100 करोड़ से भी ज्यादा का एयूएम इकट्ठा किया है। कई सारी फैमिलीज की वेल्थ क्रिएशन स्टोरी में सारथी बनकर साथ निभाया है। इसी सीरीज में आज हम मिलने जा रहे हैं भूपेश जी जैन से, जिन्होंने 2002 में एमबीए पास आउट करके कॉर्पोरेट जॉब ज्वाइन किया और 2020 18 इयर्स के बाद उन्होंने डिसाइड किया एमएफडी बनने का, और 5 साल में उन्होंने 1500 प्लस करोड़ का एयूएम इकट्ठा किया। अनबिलीवेबल, बिल्कुल। तो जानते हैं उनसे उनकी कहानी, उन्हीं की जुबानी। स्वागत है भूपेश जी आपका बिलियनर कोड सीरीज में। थैंक यू वेरी मच जाकिर। तो मैंने आपके बारे में पढ़ा और पता किया 2002 में आपने एमबीए किया और एमबीए करके आपने कॉर्पोरेट में जॉब किया। 18 इयर्स तक जॉब किया। और 18 इयर्स मींस लाइक आप 37 की एज में आपने ये डिसीजन लिया कि मुझे अभी एमएफडी बनना है। क्या हो गया? मतलब बहुत पैसा बना लिया, ईएमआई पूरी हो गई, क्या हो गया अचानक से आपने 37 की एज में जो डिसीजन लिया, उसके पीछे क्या कारण था? सी कारण कई हो सकते हैं, बट थिंग इज दैट व्हेन यू स्टार्ट समथिंग, बेसिकली व्हेन यू थिंक ऑफ डूइंग समथिंग, सो देयर इज सम इंस्पिरेशन ऑन दैट। जी। So in 18 years journey, I have seen that people have done extremely good in their career in terms of MFD, in terms of advisory. तो सोचा कि क्यों नहीं हम ऐसा कुछ करें जहाँ पे लोगों के बेसिकली पर्सनल एडवाइज़र बने हम, और उनके वेल्थ क्रिएशन में हम लोग भागीदार बने आगे जाके। तो वो एक थॉट था कि इसको कैसे भी करके एक अलग शेप में जाके जहाँ पे मेरे एम्प्लॉयज़ भी जो साथ में रहे। सो सी जनरली MFD ऐसा आप देखेंगे मार्केट में तो एक इंडिविजुअल अप्रोच होता है और एक पार्ट टाइम अप्रोच होता है। जी, मैं वो थॉट को चेंज करना चाहता हूँ बिल्कुल। कि ये कॉर्पोरेशन हो सकता है। आज हम लोग देख रहे हैं कि कई सारे अपने कॉर्पोरेट्स है, एमएफडी है जो लिस्ट भी हो रहे हैं, तो इट्स ऑल बेनिफिट ऑफ कॉर्पोरेशन बेसिकली। तो उसमें हमारा ये थॉट था कि जो हमारे साथ में जुड़े लोग इसमें मे बी द एम्प्लॉयज़ रहे हमारे या की पीपल रहे, दे कैन आल्सो बी द पार्ट ऑफ दिस जर्नी बेसिक। तो वहाँ पे कॉर्पोरेशन करके एक अलग रूप से इसको पेश करना है जो हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसमें आपका जो एमबीए का कोर्स प्लस या 18 इयर्स का कॉर्पोरेट जॉब काफ़ी हेल्प कर रहा है आपको इस चीज़ को करने में? काफ़ी हेल्प कर रहा है, बिकॉज उसमें आपको काफ़ी लोगों से मिलते हैं, एक्सपीरियंस होता है, आपको एक स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, आप कॉर्पोरेट्स में जाते हैं, वहाँ पे देखते हैं कैसे क्या क्या हो रहा है, हाउ इज कॉर्पोरेशन इज टेकिंग प्लेस। तो वो हिसाब से काफ़ी आपको बेनिफिट मिलती है। तो आज आपको रिग्रेट है कि ये 2002 में मुझे करना चाहिए था या नहीं? रिग्रेट नहीं बोल सकते इसको। बेसिकली अगर 2002 की जर्नी 2018-20 तक लेके आया हो, वो जर्नी में जो जो लोग मिले हैं वो कारण से आज एक्सपीरियंस है और वो कारण से आज कनेक्ट है, तो वो भी एक पार्ट था। सो बेसिकली यू कैन से कि हाँ, थोड़ा लेट हो गया, थोड़ा जल्दी कर लेता, दैट इज़ फाइन। बट 2002 से 2018-20 तक की जर्नी में काफ़ी लोग मिले, उनका एक्सपीरियंस करके आज ये स्टेज पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो आप जिस इंस्टीट्यूट से किए एमबीए एनएल डालमिया से, अगर वो 2025 का बैच निकल रहा है बाहर, तो उनको क्या आप मैसेज देना चाहेंगे कि तुरंत एमएफडी बनो, जॉब करो, थोड़े दिन बाद में एमएफडी बनो? आई थिंक थोड़ा सी विजन होना चाहिए कि मुझे इंडिपेंडेंट कुछ करना है जी। उसके लिए आपको रास्ते पे चलना पड़ेगा, और रास्ते पे चलने के लिए आपको किसका सहारा चाहिए? अब वो सहारा होगा कि आप कहाँ पे काम करें, 2-4 साल काम करें, लोगों से इंटरेक्शन ज़्यादा करें, एज गुड एज आप बाहर वाला जॉब ज़्यादा ले जहाँ पे मोर एंड मोर इंटरेक्शन हो, लोगों से एक्सपीरियंस आपको मिले, एंड देन यू कैन स्टार्ट ऑन योर ओन बेसिकली। सो आपको नॉलेज के साथ में एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा, और नॉलेज आपको कॉन्फिडेंस भी देता है उससे बाद। वेरी वेरी मच कॉन्फिडेंस देता है, बिकॉज आई बिलीव नॉलेज इज़ मोर इम्पॉर्टेंट
और जो ये आपका अभी टोटल एयूएम है उसका ब्रेकअप क्या है, कितना एयूएम है अभी आज के दिन में? We are managing somewhere around 1200 crores into mutual funds. तो ये 5 साल में आपने रेज 5 साल में हमने डेवलप किया। ऑलमोस्ट एयूएम तो 1700 करोड़ का है। 500 करोड़ है जो हमारे पीएमएस एआईएफ और प्राइवेट इक्विटीज में जो हम कर रहे हैं वो है। वाओ, 5 इयर्स में 1700 करोड़। सुपर्ब। कैसे किया? सो इट इज़ ऑल लाइक व्हाट इज बीइंग जर्नी टिल नाउ। ये पैसा आया है, लोगों से आया है, लोगों के साथ में कनेक्ट रहे हम इतने सालों से, और एक एक्सपीरियंस और एक अपनी जो विजिबिलिटी होती है वो लोगों को दिखती है कि ये बंदे के हाथ पे पैसा देंगे तो सुरक्षित रहेगा, प्लस वी कैन गेट बेटर रिटर्न्स बेसिकली। सो ओवरऑल इट इज़ द जर्नी विच हैज़ गिवन अस सच काइंड ऑफ रिस्पेक्ट इन द मार्केट। तो कैसे, मतलब एक टिपिकल एक क्लाइंट पिच क्या रहता है आपका, किस तरह से आप उसको कन्विंस करते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए? या सो कन्विंस करने के लिए हमारे पास 2 या 3 चीज़ें रहती है। एक रहता है आपका ट्रैक रिकॉर्ड, क्या आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हो चीज़ों को, आपने अब तक क्या कैसे किया है काम, प्लस द काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स व्हाट यू गिव इट टू देम। आई बिलीव म्यूचुअल फंड इज द बेस्ट वे फॉर इवन HNIs और इवन फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स और इवन few of the SMEs even to put the money in for the long term investments. काफ़ी सुलझा हुआ प्रोजेक्ट है एज कम्पेयर टू सम अदर प्रोडक्ट्स लाइक, एंड वहाँ पे जो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन होता है इसमें MF में वो और कहाँ पर भी नहीं होता है। सो वी बिलीव दैट वी प्रेजेंट वेरी फेयर प्रोडक्ट विच इज़ सूटेबल टू द क्लाइंट्स बेसिकली। इट्स नॉट दैट कि हमारे पास कोई प्रोडक्ट है कि जो बेचना ही है उनको देना है जिससे हमारा भला हो जाएगा, उनका भला हो नहीं हो जी, वो थॉट्स नहीं रखते हैं। थॉट्स वेरी क्लियर है कि जो हम बोल रहे हैं वो अचीव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सो ट्रांसपेरेंसी इज मोर इम्पोर्टेंट इन दिस बिजनेस। so what you promise you deliver We try to deliver that. We cannot guarantee, but we try to deliver that. Yeah. एंड फोकस, जैसे मैंने आपके बारे में पता किया तो SME पे फोकस है, तो क्या स्पेशल मतलब उनको कहते हैं कि भाई आप इसमें इन्वेस्ट करिए म्यूचुअल फंड में? Yeah. So FMEs जो होती है, I believe it's more of एज अ HNI आप समझ सकते हैं, बिकॉज SMEs में क्या होता है कि वहाँ पे जो प्रोमोटर होता है वो की मैन होता है। जी बिल्कुल। सो प्रोमोटर की जो आइडियोलॉजी होती है, जो थिंकिंग होती है, वो पूरे कॉर्पोरेट में स्ट्रक्चर्स वाइज बुनती है उनके ऊपर से नीचे तक। जो सेट बोलता है वो एक फाइनल फिगर होता है और वही आइडियोलॉजी चलती है उसमें। वहाँ पे प्रोमोटर्स के पास काफ़ी कुछ रहता है कि सेविंग्स करना है मुझे, और SMEs में उनकी 2 तरह की चीज़ें होती है। जो बैलेंस शीट होती है वहाँ पे असेट्स और लायबिलिटीज दोनों होती है उनके। बिकॉज SME जब चालू करते हैं तभी आपको काफ़ी कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स होती है, जी, जहाँ पर हम हेल्प करते हैं उनको। ओके। एंड वो दैट इज़ ऑन द लायबिलिटी साइड। असेट साइड में बेसिकली उनका जो सरप्लस होता है इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए, और प्रमोटर्स का जो पर्सनल फाइल में जो पैसा होता है जो एज अ HNI दे इन्वेस्टमेंट्स। So we try to get them basically that you focus on your business, what you are doing, what you are good at. We are good at managing your money. सो यू आप उनके CFO बन जाते हैं एक तरह से, Virtual CFO. ट्रेजरी मैनेजमेंट। SMEs में काफ़ी अच्छा चांस रहता है कि वहाँ पे आप एक वर्चुअल CFO का रोल अदा कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सो इनडायरेक्टली इंसिडेंटली वो आपको इन्वेस्टमेंट करते हैं क्योंकि आप उनकी पूरा जो फाइनेंस रिक्वायरमेंट। Yes, yes. Of course we guide them that ये कंपनी अलग हो गई, आपका पर्सनल फाइनेंस अलग हो गया, जी, तो दोनों को अलग करके करते हैं। वहाँ पे जो रिक्वायरमेंट्स होती है उसको फेस करते हैं, यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट्स होती है उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। सो पर्सनली दे जनरली प्रोडक्ट्स, म्यूचुअल फंड इज अ बेस्ट प्रोडक्ट वेयर they can focus full fledged on their businesses, and this is being managed by fund manager as well advised by us, people like us. सो आप तो 18 इयर्स का सेम टाइप ऑफ बिजनेस कर, सेम टाइम ऑफ जॉब कर रहे थे, Yes. तो आप सीजन थे, तो इनिशियल इयर्स में आपको भी सेम प्रॉब्लम आई या आपके लिए स्मूथ जर्नी था? सी वो टाइम तक टेक्नोलॉजी काफ़ी डेवलप हो चुकी थी, प्रोडक्ट्स काफ़ी थे मार्केट्स में, और आपको काफ़ी कुछ नॉलेज भी था कि प्रोडक्ट्स क्या कैसे हो रहा है। राइट प्रोडक्ट राइट लोगों को फिट करना था। इट्स नॉट दैट कि वॉट एवर बी अवेलेबल टुडे वी हैव टू जस्ट गिव इट टू देम। सो वॉट वी थॉट ऑफ दैट, what is the requirement of the customer as of now or the investor as of now. We try to identify those requirements and fill the gap basically without looking at that whether what we will get basically. So that fits very well, and one by one the referral comes from the investors. So once you think that कि आपकी चीज़ें राइट जा रही है, राइट दिशा में जा रही है, तो लोगों के रेफरल चालू हो जाते हैं। तो वो एक इंजन बैक टू बैक चालू हो गया, डबल इंजन चालू। सो आप कह रहे हैं ऑनेस्ट ओपिनियन देते हैं, ऑनेस्ट अप्रोच रखते हैं, तो क्लाइंट खुश होते हैं और क्लाइंट अपने आप ही रेफरेंस देते हैं। तो जैसे आप मतलब इनिशियल, बिकॉज आपके पास पता इतना नॉलेज था, आपको प्रोडक्ट्स के बारे में भी नॉलेज था, प्रोसेस के बारे में भी नॉलेज था, तो आसान था आपके लिए ये चीज़ें को स्टार्ट करना MFD। बट जो एक नया MFD है, ये जो पार्ट टाइम MFD कर रहे हैं,
जी, आप उनको किस तरह से मोटिवेट करेंगे कि वो या शुरू के क्या क्या इश्यूज आएंगे उनको कैसे हैंडल करेंगे, उनको उनको क्या एडवाइस करेंगे आप? यस, आई बिलीव जो इनिशियल स्टेज वाले थे या जो पार्ट टाइम कर रहे हैं उनको फर्स्ट ऑफ ऑल नॉलेज पे काफ़ी फोकस करना चाहिए, जी टेक्नोलॉजी के साथ में काम करना चाहिए। जो हमने सी ऑलमोस्ट वी हैव स्टार्टेड ऑलमोस्ट 20 ईयर्स बैक दिस करियर, दैट टाइम टेक्नोलॉजी इतनी थी नहीं वहाँ पे। बिल्कुल। और एक टाइम के बाद में टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना बहुत टफ हो जाता है, बिकॉज वी आर रिजिड विथ अवर ओन प्रोसेस। वी थिंक दैट व्हाट वी आर डूइंग, जो हम कर रहे हैं वो एकदम परफेक्ट है, हमको नया प्रोसेस नहीं चाहिए। जी वेयर आज के लोगों को मैं ये बोलूँगा, नए लोगों को, कि टेक्नोलॉजी को साथ में अडॉप्ट करना चालू करें, नॉलेज के साथ में टेक्नोलॉजी, और फिर सर्विस लेवल पे काफ़ी फोकस करें। बिकॉज अल्टीमेटली आपका प्रोडक्ट बिकने के बाद में जहाँ पे आपको क्लाइंट का रेफरल मिल सकता है वो सर्विस लेवल पे मिलता है। जी, कैसे आप ये जो बाजार का उतार चढ़ाव है या उनको कैसे हैंडल करते हैं? फंड मैनेजर के टच में रहते हैं, किस तरह से मतलब क्लाइंट को कन्विंस करते हैं? ओवरऑल आप अपनी पर्सनैलिटी में कैसे लेके आते हैं उनको, जिससे आपको मतलब आपका खुद के अंदर में भी वही उतार चढ़ाव आता है या आप उसको हैंडल करना सीख गए हैं मतलब? सी मार्केट की जो वॉलेटिलिटी होती है आज की तारीख में इज़ वेरी वेरी मच वॉलेटाइल एज ऑफ नाउ। आपको खुद को पहले इनसाइड जो आप प्रोडक्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल सी आज कोई भी बिजनेस में अगर आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं तो नॉर्मली अपना थंब रूल जाता है कि 1000 डेज आपको देने पड़ते हैं उसको, जो काफ़ी दिनों से चलता है कि 1000 डेज का थंब रूल। इन्वेस्टमेंट भी वही अप्रोच से होना चाहिए। आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आप कोई बिजनेस में इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। बिकॉज जब फंड मैनेजर भी आपके पैसे आपने म्यूचुअल फंड में दिए हैं, होगा वही फंड मैनेजर अगर कोई कंपनी में डाल रहे हैं तो वो ये सोच के डाल दे कि मैं वो बिजनेस का भागीदार बन रहा हूँ। जी आप स्पेकुलेशन में नहीं आ रहे, राइट? बिल्कुल। स्पेकुलेशन में आ गए तो आपको हर रोज मार्केट देखना है। आप जो इन्वेस्टमेंट्स में जाएंगे, आप खुद का बिजनेस चालू कर रहे हैं कोई भी, तो आप उसको 1000 डेज देते हैं। सिमिलरली बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स को भी आप बिजनेस तरीके से समझे, उसको 1000 डेज दे। तो हमारा कोई भी इन्वेस्टमेंट जो होता है इन्वेस्टर्स का, वो क्लियरिटी से होता है कि 3 to 5 ईयर्स मिनिमम हॉराइजन, गुड। और उसके बीच में आपको वॉलेटिलिटी होती है, उसको देखनी है, बट उससे कुछ सीखना नहीं है, अपने को कुछ लेना नहीं है उससे कि वॉलेटिलिटी में कुछ एक्शन कर लो। It is non-reaction basically, no reaction at all for the volatility. What we have to see that we are choosing the right product में पैसा डाला हुआ है और 1000 डेज का टाइम देना है आपने। तो तब तक हमने देखा है कि volatility 1000 डेज रोलिंग रिटर्न्स आप देखेंगे तो पॉजिटिव आ जाते हैं आप। गुड, वेरी गुड। दिस 1000 डेज तो मुझे लगता है नए एमएफडी के लिए 1000 डे आप इन्वेस्ट कर दो, Yes. सेट तो आप लाइफ में। सेट और लाइफ में आपका इन्वेस्टर खुश, आप खुश, आपका बिजनेस बहुत बढ़िया बढ़ेगा। इस तो आप रिसर्च खुद करते हैं कि किस तरह सेलेक्ट कैसे करते हैं स्कीम वगैरह? सो हमारे पास टीम है। एज सच मैंने आपको बताया राकेश जी की एमएफडी को मैं एक कॉर्पोरेशन लेके जाना चाहता हूँ कि इट इज़ नॉट अ पार्ट टाइम और सिंगल हैंडेड बिजनेस। ये बेसिकली एक टीम वर्क होना चाहिए जहाँ पे आपके पास प्रॉपरली हर एक डिपार्टमेंट हो, तो आप काफ़ी बेटर लेवल पे जा सकते हैं आगे। तो हमारे पास 2 जन की टीम है जो प्रोडक्ट एंड रिसर्च का काम करती है, और आए दिन जो भी नए नए स्कीम्स लॉन्च होती है मार्केट में, या जो एक्सिस्टिंग स्कीम्स है वो अभी सूट कर रही है कि नहीं कर रही है करंट एनवायरनमेंट में, उसका स्टडी चलते रहता है उनका। और क्वार्टरली हम अपना एक रिव्यू बनाते हैं कि ये क्वार्टर के हिसाब से हमको क्या लग रहा है, कौन सा सेक्टर पे फोकस करना चाहिए या कौन से सेगमेंट में फोकस करना चाहिए, डेप में करना चाहिए, इक्विटी में करना चाहिए, बैलेंस में करना चाहिए, या कोई जैसे SIP नया आ रहा है अभी तो उस पर फोकस करना चाहिए, उसके प्रोडक्ट्स क्या लॉन्च हो रहे हैं। तो उस प्रकार से हमारे ऑलमोस्ट 2 जन की टीम है जो मुझे हेल्प करती है पर्टिकुलरली इन गेटिंग द न्यू थिंग्स आउट ऑफ द मार्केट। गुड। और कितने टोटल नंबर ऑफ क्लाइंट्स होंगे आपके? वी आर एक्चुअली हमारे पास 35 फैमिली ऑफिस है ओके। और 190 क्लाइंट्स है हमारे Okay. पास, पेन जो आप बोल सकते हो वो। तो हाउ फ्रीक्वेंटली यू मीट देम? वंस इन अ क्वार्टर हम लोग मिलते ही है। अच्छा। 3 महीने में एक बार मिलने का रखते हैं, एवरी मंथ एक बार बात करने का रखते हैं उनसे। ओके। तो सफिशिएंट है फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी सफिशिएंट नहीं कही जा सकती है, बट बल्कि आजकल टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी एडवांस में आ गई है, तो काफ़ी चीज़ें टेक्नोलॉजी के थ्रू हो रही है। तो क्लाइंट्स वहाँ पे नहीं चाहते कि हम बार बार एक ही चीज़ को उनके सामने दोहराए, तो टेक्नोलॉजी अपना आधा काम कर लेती है आजकल। बट लेकिन आप टेक्नोलॉजी के फायदे के साथ नुकसान भी है, जब अगर बाजार खराब होता है तो खुद ही रिडम्पशन मार देते तो कैसे कंटेन करते हैं उनको, कैसे रुकवाते हैं आप? या सो हमारे यहाँ पे रिडम्पशन का जो एक है वो डिस्कशन के बाद में ही करते हैं, कभी भी कोई भी हालत में हो। इवन वी आर नॉट सेइंग दैट इट कैन नॉट बी रिडीम, वी आर सेइंग कि हाँ, कभी भी रिडम्पशन कर सकते हैं, बट अगर बिना एडवाइज़र के कोई भी अगर
डिसीजन ले रहा है इन्वेस्टर्स, तो हमेशा वो एक उत्तेजित होके लेते हैं, वो एक एक्साइटमेंट में या फिर फियर में लेते हैं। जी बिल्कुल। तो ये दोनों को, इमोशंस को आउट रखना है हमेशा इन्वेस्टमेंट्स में। तो हम लोग ये बोलते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस है वो एक डिसीजन पर्टिकुलरली पकड़ नहीं सकती है, वो आपको एक राह दिखा सकती है, बट उससे आपको डिसीजन नहीं लेना है कोई। आप कोई भी अगर काम करना चाहते हो तो एक टाइम दे के करिए। आज अगर मार्केट फॉल हुआ है तो कल सोचेंगे, आज नहीं करना। सो वहाँ पे हम थोड़ा सा बहुत ही सुंदर बात करी आपने, इमोशंस को कंटेन करना। तो अभी मेरा इससे से रिलेटेड है कि डायरेक्ट और रेगुलर। तो जो डायरेक्ट करते हैं और जो बिना किसी इमोशंस के अटैच होके कोई खुद करते हैं, तो वो बेटर वे है। और आपको क्या लगता है फ्यूचर में जो MFDs हैं या वेल्थ प्लानर हैं या वेल्थ मैनेजर्स हैं, उनका फ्यूचर ज़्यादा ब्राइट है? क्योंकि इमोशंस तो मशीन में आ नहीं सकते, बरोबर। तो फिजिकल टच चाहिएगा। Yeah. सो इन दोनों के बीच में आप जब कंपेयर करते हैं तो क्या लगता है आपको फ्यूचर? मेरे ख्याल से इसी डायरेक्ट जो प्लान है और रेगुलर प्लान है, ये बहुत बड़ा सेटबैक था एक टाइम में जब ये लॉन्च हुआ था। ऑलमोस्ट हमने तो कोई इंडस्ट्री देखी है जहाँ पे एंटी लोड भी देखा था हमने, जहाँ पे बंद हो गया था एंटी लोड, फिर डायरेक्ट और रेगुलर का आया, फिर सिस्टर एंड नॉर्मल प्लान, 2 प्लान होते थे कि 5 करोड़ वाले को अलग ट्रीटमेंट, 1000 वाले को अलग ट्रीटमेंट। जी। तो ये मार्केट का एक बेसिकली एक ट्रेंड है जो चलता रहेगा, आगे भी और कई चीज़ें आती रहेगी। बट एक चीज़ वो चेंज नहीं होती है, आपका परसेप्शन अबाउट द मार्केट एंड योर कन्विक्शन अबाउट द मार्केट। वो प्लान चेंज करने से नहीं हो सकता है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये पर्टिकुलर स्कीम में आपको निवेश करना चाहिए और वहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपका CAGR 10-15% आ सकता है, और एक्चुअली आपका समझो मेरे कहने से आपने डाला और आपको 18% आ गया, एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, और वो का वही अगर आप डायरेक्ट करते थे और आप रेगुलर और नॉर्मल कोई भी डार्क कैप में या XYZ में करते थे, वहाँ पे आपका 12-13% आया। तो मेरा ये कहना है कि अगर मैंने अल्फा आपको ऑलमोस्ट 50% का बना के दिया तो वहाँ पे 10-20 पैसे की कोई बात होती नहीं है। सो आप ये कह रहे हैं लार्जर पिक्चर देखिए, या मतलब ब्रोकरेज के आप में एक्चुअल में प्रॉफिट पे फोकस करना चाहिए। नेट इन हैंड्स व्हाट कम्स टू द इन्वेस्टर दैट मैटर्स बेसिकली। ठीक बात है। और जो एक्टिव और पैसिव फंड्स के बारे में है, जैसे इंडिया में अभी जो पैसिव है बहुत लिमिटेड है, और US में जैसे पैसिव 52%, 51% है और एक्टिव 49% है, और हमारे यहाँ शायद 6-7% हुआ अभी तक। तो फ्यूचर अगर आपको क्या लगता है मतलब पैसिव की तरफ जा रहा है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, या आपको लगता है नहीं इंडिया में एक्टिव ही चलेगा? पैसिव फंड्स काफ़ी पिकअप हो सकते हैं, बट इट विल टेक टाइम, ये टाइम लेगा बेसिकली। 2-3 म्यूचुअल फंड ने काफ़ी पैसिवली लॉन्च भी किए थे, बट ऐसा पिकअप नहीं हो पा रहे, बिकॉज आज की तारीख में इंडिया में फाइनेंशियल इंक्लूजन जो बोलते हैं बहुत ही कम लिमिट में है। आज है भी तो लोगों के 100-200-500 रुपए की SIP है जी। तो एक दौर तक पहुंचने तक, एक लेवल तक पहुंचने तक पैसिव विल बी वेरी डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट इन इंडिया। एज ऑफ नाउ अपने को ये देखना है कि कितने लोग इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं और क्या परसेंटेज कर रहे हैं। हम लोग कई जगह खुश हो जाते हैं कि फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडिया में बहुत अच्छे लेवल पे जा रहा है। बैंक अकाउंट खुलना या फिर मेरे पास डिजिटल जीपे होना या XYZ पेमेंट स्ट्रक्चर होना इज़ नॉट अ डिजिटल, इज़ नॉट अ फाइनेंशियल इंक्लूजन। जी बिल्कुल। फाइनेंशियल इंक्लूजन कब होगा? वर्ड का मीनिंग क्या है? मीनिंग नहीं समझ पा रहे लोग। फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब आपके हर फाइनेंशियल मैटर्स में यू शुड इन्वॉल्व ऑल योर लॉन्ग टर्म विजन इनटू फाइनेंस। वो नहीं हो पा रहा है। हम मकान लेते हैं, हम सोना लेते हैं तो लॉन्ग टर्म विजन रखते हैं कि मकान ले लो, 20-25 साल बाद बच्चे को काम आएगा या हमारे आने वाली पीढ़ी को काम आएगा, और सोना ले लो बेटी की शादी के लिए काम आएगा। हम लोग इन्वेस्टमेंट्स करते हैं शेयर्स में या म्यूचुअल फंड में करते हैं तो 1 साल 2 साल के लिए करते हैं जी। यहाँ डाल दो पैसा, मार्केट ऊपर आएगा तो निकाल देंगे वापस। ऐसा नहीं रखते कि इसको 20 साल बाद रखेंगे, 30 साल बाद निकालेंगे या जब जरूरत पड़ेगी रिटायरमेंट के लिए। वो फाइनेंशियल इंक्लूजन वो होता है जब आप आपकी लॉन्ग टर्म नीड्स पे फाइनेंशियल मार्केट्स को इन्वॉल्व करोगे तो फाइनेंशियल इंक्लूजन होता है, जो इंडिया में बहुत ही कम लेवल पे है। अगर है भी तो परसेंटेज नहीं है। अगर मैं मेरी कमाई का 100 रुपये का अगर सिर्फ 1%, 2% ही इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ म्यूचुअल फंड में, तो आई एम फाइनेंशियली इलिटरेट आई विल से। इट हैज़ टू बी अ परसेंटेज ऑफ माई अर्निंग्स एवरी ईयर। अगर मेरी आमदनी नेक्स्ट ईयर 100 रुपये की जगह 200 रुपया हो रही है, 150 रुपया हो रही है, तो मुझे मेरा परसेंटेज फिक्स रखना चाहिए कि 20%, 30% ऑफ माई अर्निंग्स हैज़ टू बी इन्वेस्टेड। उस दिन मैं कर रहा हूँ कि यह फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडिया में हो रहा है। आज की तारीख में सिर्फ हम बैंक अकाउंट को देके फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात कर। सो 23 ईयर्स से आप इस इंडस्ट्री में से जुड़े हुए हैं, 18 ईयर एज ए जॉब और 5 ईयर्स एज ए MFD।
तो अगर आज आपको कल को मौका दे आपके आप इस इंडस्ट्री को रिवाइव करना है, एमएफडी को, तो पेन पॉइंट्स क्या है उसके, उसको रिमूव करना है, और क्या चीज़ें करें जिससे कि एमएफडी और मतलब पूरे मोटिवेशनल होके और ज़्यादा, क्योंकि अभी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हिंदुस्तान जिस तरीके से इनकम लेवल बढ़ रहे हैं, तो आप कैसे इसको हैंडल करेंगे और क्या आप पेन पॉइंट्स से आपको लगता है उनको दूर करना चाहिए? एमएफडीज के लिए पेन पॉइंट्स हो रहा है बेसिकली आज की तारीख में टीआर जो है, तो हम टीआर चाहते हैं इंटरनेशनल लेवल की। टीआर जो इंटरनेशनल लेवल पे हो रही है वो इंडिया में इम्प्लीमेंट हो, बट अपना इनफैक्ट ग्रोथ लेवल जो पेनिट्रेशन लेवल जो बोलेंगे वो बहुत कम है। आई थिंक सो उसके ऊपर ध्यान जब दे देना चाहिए टीआर के ऊपर इन अ वेरी एग्रेसिव वे, कि जब अपना पेनिट्रेशन बहुत ही इन डेप्थ चला जाए मार्केट में, जो बहुत कम है, और वहाँ पे आज की तारीख में जो मेहनत कर रहा है वो एमएफडी कर रहा है। तो आप कह रहे हैं इंसेंटिवाइज करना जरूरी है, तभी जो घर मतलब एक तरह से देश के कोने कोने तक पहुंचेगा, कोने पे। क्योंकि उसकी कॉस्ट इन्वॉल्व है और अभी इतना जल्दी टीआर पे फोकस नहीं करना चाहिए, एटलीस्ट नीचे के जो टाउन है छोटे उनके ऊपर में। तो मेरे ख्याल से उतना डिफरेंशिएशन तो है ऑलरेडी। डिफरेंशिएशन है, बट बेसिकली जो ओवरऑल आपका टीआर ही कम हो जाएगा, तो वो वहाँ पे डिफरेंस भी कम बचेगा। यस यस यस। तो बेसिकली वहाँ पे एक तो आप भी करें इंसेंटिवाइज थोड़ा और करें ताकि और नीचे, और क्या चाहते हैं? एजुकेशन वाइज बेसिकली इन टर्म्स ऑफ अवेयरनेस जो एमपी काफ़ी अच्छा रोल कर रही है इन टर्म्स ऑफ म्यूचुअल फंड अवेयरनेस, और वो कंटिन्यूसली करते रहे, और स्टार परफॉर्मेंस जैसे जो अपने रहते हैं। बट साथ ही जरूरी है उस कैंपेन को और थोड़ा बड़ा करना चाहिए ना, म्यूचुअल फंड सही है के साथ में 100% उसको बढ़ाई, क्योंकि देश के कोने कोने तक अगर हम बेसिकली म्यूचुअल फंड जो है, जैसे हमारा बैंक अकाउंट होता है जी, जो हर एक के पास है आज की तारीख में, जन सेवा जो वो स्कीम के थ्रू हुआ है, ऐसी कोई स्कीम लॉन्च करनी चाहिए एमपी के साथ में, बिल्कुल। गवर्नमेंट के साथ में, फाइनेंसिंग इंक्लूजन के नाम पे, जो 500 रुपए का एसआईपी उसी, हाँ, जहाँ पे हर एक बंदे, हर एक इंडिविजुअल का एमएफ में अकाउंट हो, मतलब उस तरह से अपने फाउंडेशन के पर्टिकुलर कोई स्कीम लॉन्च होनी चाहिए। और एक बार उन्होंने खोल दिया तो उसके बाद में उसमें ज़्यादा निवेश कराना और लॉन्ग टर्म व्यू रखवाना वो एमएफडी का काम है, वो हमेशा करेगा ही करेगा। सो एक्विजिशन पे गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए और मेंटेनेंस एमएफडी है ही। यस, जैसे एग्जांपल पे बताऊंगा, कॉर्पोरेट्स में काफ़ी पहले स्ट्रक्चर्स किया था हमने कि अगर एम्प्लॉइज इतने सारे हैं, वर्कर्स हैं आपके, और आपकी फुल वर्क फोर्स ऑलमोस्ट 10-12 हज़ार लोगों की थी 2-3 कॉर्पोरेट्स में, तो हमने वहाँ पे स्ट्रक्चर ऐसा किया था कि आप जो सैलरी दे रहे हैं उसमें से 100 रुपया इनका एसआईपी हम चालू करते हैं, 500 रुपये की थी तब जी। तो हमने वो लॉन्च किया था। ऑलमोस्ट हमको एक पर्टिकुलरली एक ही बीपीओ से 13,000 एम्प्लॉइज मिले थे, जहाँ पे हमने टैक्स सेविंग्स में 2007 की बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ पे हमने 500-500 रुपये की उनकी एसआईपी चालू कराई थी, बिल्कुल। और पर मंथ की, और टैक्स सेविंग्स तभी था 80C का बेनिफिट। आज तो न्यू डिजीम आ गया तो अलग बात हो गई है। तो वहाँ पे 13,000 एम्प्लॉइज की कंपल्सन एचआर से ईमेल गया था कि आपको टैक्स सेविंग्स करना है तो ये बेस्ट वे, और हर एक ने अडॉप्ट किया था। इस तरह से मास B2C काफ़ी काम हो सकता है इसमें। गुड सर। 5 साल में आपने 1700 करोड़ मीन्स 1200 करोड़ म्यूचुअल फंड में और 500 पीएमएस में इकट्ठा कर लिया। सो क्या विजन है नेक्स्ट 10 इयर्स में, क्या करना है 5 साल में, नेक्स्ट 10 साल में? यस राकेश जी, इस पर नंबर्स का टारगेट नहीं रखा है, बिकॉज नंबर का टारगेट रखते हैं तो फिर सुबह उठ के नंबर्स ही दिखते हैं हमेशा। और वो 18 साल काफ़ी काम किया नंबर्स के पीछे, 28,000 करोड़ का ईयू के ऊपर काम करते थे। बेसिकली थॉट्स वही है कि कैसे भी करके इसको, अगेन मेरा एम्फेसिस आएगा कि एक एमएफडी जो बिजनेस है और एक कल्चर है, इसको एक कॉर्पोरेट कल्चर में लेके जाना है, जहाँ पे टीम बढ़े, और जो भी टीम बढ़े वो सब भागीदार रहे साथ में, एंड बेसिकली वी कैन हैव अ मोर ऑफ कंसोर्टियम ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर्स, बेसिकली जो B2B के थ्रू भी हो सकता है, जहाँ पे सब ब्रोकरशिप में भी हो सकता है, जहाँ पे ऐसा लगता है कि कोई एमएफडी के पास रीच नहीं है, या फिर उनके पास कोई बैंडविड्थ नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, और वहाँ पे सबको साथ में लेके एक ग्रोइंग एयूएम बढ़ाए, और वो एयूएम कैन बी, नंबर्स कैन बी एनीथिंग, 2, 5, 10 हज़ार करोड़ हो सकता है, बट सब साथ में लेके चले, जहाँ पे ये एज ए कम्युनिटी प्रोग्रेस में आए, वो हमारा एम। तो उसका कुछ नंबर, सॉरी, 10 साल में उसका कुछ नंबर सोचा है? इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ एमएफडीज एसोसिएट, या सो मेरे ख्याल से 150 करोड़ की पॉपुलेशन है, और आप जैसे बता रहे कि पार्ट टाइम काफ़ी लोग हैं जी,
अगर पार्ट टाइम भी अगर महिलाएं भी इसको अडॉप्ट करती है कि एटलीस्ट हम लोग भी ये कर सकते हैं, बिल्डिंग में जो हमारे लोग हैं उनकी हम लोग ऐसे भी चालू करें, ऐसे करके आप देखें तो आई थिंक सो नंबर्स कैन बी एनीथिंग, बट हमारा टारगेट रहता है कि कहीं 2 से 5 हज़ार MFDs साथ में जुड़े, मतलब इन टर्म्स ऑफ B2B जो हमारा नेक्स्ट लॉन्च हो सकता है। मतलब कैसा रहता है आपका टिपिकल डे, फुल डे, मतलब किस तरह से रहता है? सो इट्स वेरी कूल डे, बेसिकली काफ़ी कूल रहता है। आई एम अर्ली स्टार्ट इन द डे, सो आई स्टार्ट एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग एंड आई एंड अप बाय अराउंड 10:30 11 o'clock। सो जो रूटीन प्रोग्राम्स होते हैं डेली के, योगा रहती है, वॉक रहती है। आपकी तरह मैंने मैराथन इतनी रनिंग नहीं की है, बट मैंने 6 से 7 मैराथन, हाफ मैराथन रन किए कंटिन्यूसली। तो अभी रनिंग का 10-15 मिनट रनिंग का स्पॉट रहता है, मॉर्निंग को वॉक का रहता है। आई फॉलो सम स्पिरिचुअलिटीज़ आल्सो, सो आई डू मेडिटेशन, ये सब रहता है। फिर करीबन 10 बजे के आसपास ऑफिस पहुंचना रहता है, और 10 बेसिकली जो फर्स्ट हाफ रहता है उसमें जो हमारा फोकस रहता है वो कस्टमर सर्विस के ऊपर रहता है। जी, एक इंसाइट रहती है कि क्या क्यूरीज है, किसी कुछ क्यूरीज है उसको पहले सॉर्ट आउट किया जाए। एडिशनल जो भी रहता है, इन्वेस्टमेंट्स रहते हैं, रिडम्पशन रहते हैं, वो फर्स्ट हाफ में हमारे तय हो जाते हैं मोस्ट प्रॉब्ली। बट जैसे मैंने आपको बताया 1000 डेज का टारगेट रहता है हमारा, तो ये एक्टिविटीज़ बहुत कम होती है। एवरीथिंग इज़ प्लान वे, अनप्लान वे में नहीं करते हैं कि किसी का कोई इन्वेस्टमेंट रिडम्पशन आ गया तो उसको एग्जीक्यूट करना है, उस तरह का नहीं रहता है। सेकेंड हाफ पे जो हमारी रहती है फोकस मोर ऑफ नॉलेज गेयरिंग अप पे रहती है, और हाउ स्ट्रेटजीज के ऊपर रहती है कि बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाए एंड हाउ वी कैन अचीव मोर वेल्थ क्रिएशन फॉर द इन्वेस्टर बेसिकली। सो हमारा टैगलाइन भी है R&B का, वी मैनेज योर ग्रोथ, वी डोंट से दैट वी मैनेज योर वेल्थ, वी मैनेज योर ग्रोथ। सब अपने बच्चे को भी ये इन्वेस्टमेंट के बारे में एजुकेट करते हैं किस तरह से? या हमने बच्चों के लिए मैंने ऐसे भी उनके खुद से पैसे से ही चालू करे, जो उनकी पॉकेट मनी होती है, उनका अकाउंट खोला है अभी, और करीबन 500 रुपये की SIP वो लोग खुद कर रहे हैं। उनके मंथली एक्सपेंसेस जो दिए जाते हैं घर से, उनमें से सेव करके वो 500 रुपया पर मंथ कर रहे हैं। तो बोलती मैं बड़ी होकर MFD बनूंगी? More of yes, they want to be in this industry because again as I told you, this is a legacy business which can be taken up like Absolutely, yes. तो काफ़ी हमारे आज से 50 साल पहले भी LIC के जो थे साहब हमारे, आज भी वही हमारा LIC का काम करते हैं, तो उनके होते आ गए अभी तो, बट वही चालू है। तो हम चाहते हैं कि MFD को भी कोई कम्युनिटी को भी ऐसे सीरियसली ले, बट विच वी एक्सपेक्ट फ्रॉम आवर किड्स आल्सो। या सो आपके आइडियल कौन है? कोई फंड मैनेजर या कोई CIO कोई है जिसको आप मतलब मानते हैं कि? सो आइडियल के टाइप पे अगर आप पूछते हैं राकेश जी, तो मैंने एक कंपनी को देखा काफ़ी ग्रो करते हुए। जो मैं पहले जहाँ पे था वहाँ पे हम टॉप 3 टॉप 5 में ऑलमोस्ट डिकेड रहे थे जी, डिस्ट्रीब्यूशन में, और बड़ा EM था हमारा। हमको लगता था हमारा आगे पीछे कोई आना मुश्किल है, सिर्फ बैंक ही आ सकती है और कोई नहीं आ सकता, ऐसा लगता था हमको। वहाँ पे एक रहा कि हमने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं किया। तो मेरा ये एक लर्निंग पॉइंट बता रहा हूँ इसमें से, ये हम बात करते करते एक बात बता रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी को कभी भी सीरियसली लेना चाहिए। एक लिमिट तक टेक्नोलॉजी चाहिए ही चाहिए रहती है। बिल्कुल। एक कंपनी को मैंने देखा IFL को, जस्ट नाम बता रहा हूँ मैं आपको, एंड वहाँ पर IFL का भी एक 2008 तक जो स्टेटस था उनका MFD में, वो एकदम अलग था, हमसे काफ़ी डिस्टेंस पे थे। बट जब करण भगत एंड टीम ने ज्वाइन किया, द होल टीम, वी नेवर थॉट ऑफ कि ये स्टेज पे आज जाके पहुँचेंगे जहाँ पे 5 लाख करोड़ का EO मैनेज कर रहे हो, और म्यूचुअल फंड में करीबन 1 लाख करोड़ का है। सो आई कंसिडर हिम दैट उन्होंने काफ़ी लेट चालू किया IFL के साथ में, बट 15-20 साल में जो स्टेज पे गए हैं वो एक रियली रिमार्केबल स्टेज। सो करण भगत इज योर आइडल? Yeah, I often speak to him also, and yeah, he's a good friend. But yeah, I can say that बिल्कुल, उन्होंने हट के कुछ किया है, सही हट के कुछ किया है। मतलब जो हम सोच नहीं सकते थे कि वेल्थ मैनेजमेंट ये स्टेज पे जा सकता है, और एक अपने एक टारगेट आ गया कि ऐसे काम कर सकते हैं तो अचीव हो सकता है कुछ। सो आई रियली एडमायर देयर होल टीम। ऐसे लोगों की वजह से देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन इनडायरेक्टली हो रहा है, नील कीट की तरह वो लगे हुए हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, मुझे उम्मीद है आपको भी अच्छा लगा होगा। ये काफ़ी अच्छा रहा आपका इंटरेक्शन, और इस तरह से हम काफ़ी जो थॉट्स थे वो बाहर निकाल के आपको बता पाए।
एंड जिससे हो सकता है और लोगों को फायदा और हमको भी कोई अल्ट्रेशन वीडियोस में कुछ ऐड करने का। सो आई बिलीव ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव ले रहे हैं राकेश जी एंड नीवल बंग एंड कंपनी। सो वी शुड सब्सक्राइब टू देयर यूट्यूब एंड आई थिंक सो ये मेरी एक स्टोरी है, ऐसे कई स्टोरी ये लोग ऐड कर रहे हैं और काफ़ी लोगों को ऐड भी कर रहे हैं। सो आई थिंक वन शुड गो ऑन एंड सब्सक्राइब टू देयर यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।